हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक ऑडिट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ फिर से, और उसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि हमारे को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में एवरी आइटम का ऑडिट कैसे करना है, हमें क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो आज ये हमारी उस सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग थिंकिंग ब्रिज का कोई भी कोर्स परचेज़ करने का सोच रहे हो, क्योंकि उनका कोर्स ऑडिट मास्टर क्लास तो बहुत अच्छा है, मैंने भी सारा ऑडिट वहीं से सीखा है, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए कोड है TBRAA और रजनी RAJNI। ये दो कोड हैं, इन दोनों में से कोई भी कोड आप यूज़ कर सकते हो कोर्स परचेज़ करने के लिए, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा कैश एंड बैंक, और दूसरा है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे लगा थोड़ा सा हमें इजी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। और हाँ, इसके साथ मैं एक ये चीज़ भी सोच रही थी कि अगर आप चाहो तो जैसे जैसे आप लोग एक एक एरिया सीखोगे मेरे से, तो हम लोग संडे को एक लाइव सेशन रखें कि आपको उस एरिया से फिर रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछो और हम लोग डिस्कशन कर सके। क्योंकि हो सकता है ना, जब आप कोई एरिया सीखो तो आपके मन में भी और भी क्वेश्चन आ रहे हो कि इसको कैसे होगा, तो हम लोग आपस में डिस्कस करके वो रिजॉल्व करें। तो आप लोग बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो उस लाइव सेशन के लिए भी, तो हम लोग उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश एंड बैंक। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे तो हम बैंक के केस के अंदर सबसे पहले कंफर्मेशन फ्लोट कर देंगे। अगर कंपनी के 10 बैंक है तो 10 बैंक से कंफर्मेशन लेनी है, एक बैंक है तो मतलब बैंक बैलेंस के केस में हमें 100% कंफर्मेशन लेनी है। वहाँ पे हम सैम्पल बेसिस पे कंफर्मेशन सिलेक्ट नहीं कर सकते। कंफर्मेशन कैसे फ्लोट करेंगे? कंफर्मेशन के लिए हमें चाहिए होगा बैंक का मेल आईडी, जो कि हमें हमारा क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा, और दूसरा हमें चाहिए होगा एक लेटर जिसमें ऑथराइज करा हुआ होगा कंपनी ने अपने ऑडिटर को कि वो उनके बिहाफ पे एक आपसे कंफर्मेशन ले सकता है। बेसिकली उस लेटर में होता है कि सो एंड सो आर ऑडिटर एंड ये हमारे बिहाफ पे आपसे कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो जो भी ये कंफर्मेशन मांग रहा है आप इनको प्रोवाइड कर दो। कंफर्मेशन में बैंक बैलेंस की कंफर्मेशन, FD की, लोन, जो भी आपने उस बैंक से मतलब हमारे क्लाइंट ने उस बैंक से जो भी फैसिलिटीज़ ली हुई है, जो भी चीज़ें वो कर रहा है, उन सब की कंफर्मेशन आएगी। ये तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, बट हम कैश एंड बैंक दोबारा से स्टार्ट कर रहे थे तो मुझे लगा दोबारा बता देना चाहिए। अब दूसरी चीज़ देख, पहले तो हम ये सोचेंगे जनरली कैश एंड बैंक किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले कैश एंड बैंक में एक तो कैश ही आता है जो हमारा कैश इन हैंड है, दूसरा हमारे पास आता है बैलेंस विद बैंक, तीसरा हमारे पास आता है फिक्स डिपॉजिट। तो बेसिकली ये चीज़ें तो होती ही है, उसके अलावा और क्या आ सकता है? अगर बैंक बैलेंस के केस में एक तो जो आपने इंडियन बैंक्स के अंदर अकाउंट खोले हुए हैं वो आएंगे। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री के अंदर भी फॉरेन करेंसी वाला अकाउंट खोल रखा है, मतलब USD वाला अकाउंट कोई खोल रखा है, तो वो वाले अकाउंट भी आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कौन से अकाउंट की बात करूँ, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जनरली आती है। अब हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले कैश के लिए तो हम मैनेजमेंट से कैश सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है, कि जो भी आपके पास कैश आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हो, आप हमें एक सर्टिफिकेट दे दो कि इतना कैश है, वो मैनेजमेंट से साइन हुआ हुआ होना चाहिए। कैश के केस में ये हो गई। अब हम आएंगे बैंक के केस में। बैंक बैलेंस में आने से पहले हम एक और चीज़, कई बार कई कंपनीज के पास DD इन हैंड भी होते हैं और चेक्स इन हैंड भी होते हैं। तो चेक्स और DD एक तरीके से कैश टाइप के ही होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या लेंगे? DD इन हैंड के अंदर भी हम एक सर्टिफिकेट लेंगे। सपोज एक कंपनी के पास 50,000 रुपये के DDs पड़े हुए हैं, तो या तो कंपनी क्या करेगी, उन DD को आगे पेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी। तो सबसे पहले तो एज ऑन 31 मार्च हम उनसे एक सर्टिफिकेट लेंगे कि हाँ उनके पास DD इन हैंड है, और फिर DD इन हैंड में हम लोग चेकिंग भी करेंगे। क्या चेकिंग करेंगे? देखो DD की जो वैलिडिटी होती है कितनी होती है? 3 मंथ्स होती है। तो हम उनसे सारे DD मांगेंगे, मतलब हम बोलेंगे ठीक है आपके पास 50,000 रुपये की DD पड़े हुए हैं, आप हमें एक एक DD बताओ। वो पूरी DD की आपको वर्किंग दे देंगे कि भाई हमारे ये DD है, इसमें ये इस डेट से बने हुए हैं। तो पहले तो आप ये देखोगे कि कोई भी जो DD है वो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए।
क्योंकि डीडी की वैलिडिटी 3 महीने की थी। अगर कोई डीडी पुराना है तो वो क्लाइंट को कैंसिल करवा के उसकी पेमेंट वापस ले लेनी चाहिए थी ना बैंक से। तो जब हमने डीडी लिए, देखा यार उसमें तो कुछ डीडी 6 महीने से पहले से भी बने हुए हैं। तब बोलो कि ये क्या है, मतलब 6 महीने से डीडी आप अभी, ये तो वैलिड ही नहीं है ना, आप इसको रिवर्स करवाओ। दूसरा, आप डीडी के केस में सब्सिक्वेंट चेक करोगे। सब्सिक्वेंट कैसे चेक करेंगे? जो डीडी इन्होंने बना के रखे हैं, ऑब्वियसली किसी को पेमेंट करने के लिए ही एडवांस में बना के रखेंगे। तो आप देखोगे जो 50,000 रुपये की डीडी है वो सारे के सारे पेमेंट करने के लिए यूज़ हुए या नहीं हुए। ठीक है, जो डीडी से मार्च में बने 31 मार्च को, उनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स है। लेकिन जब आप ऑडिट कर रहे हो तब तक तो वो सारे डीडी यूज़ हो जाने चाहिए ना। अगर वो नहीं यूज़ हुए हुए तो आपको वो सारे डीडी रिवर्स कराना है। मैनेजमेंट को बोलो कि भाई ये डीडी बैंक से रिवर्स कराओ और पेमेंट इनका रिसीव करो। तो जो भी है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। सेम वे कैश इन और चेक्स इन हैंड है। चेक्स की वैलिडिटी भी कितने महीने होती है? 3 महीने होती है। स्टेल चेक्स किसको बोलते हैं? जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है। तो जो भी चेक्स इन हैंड है उनका भी आप एक सर्टिफिकेट लोगे और आप उसका सब्सिक्वेंट चेक करोगे सेम, कि भाई वो जो चेक्स आपने बना के रखे हुए हैं वो पेमेंट करने के लिए यूज़ हो चुके होंगे ना। अगर नहीं होंगे तो उसका रिवर्सल होगा। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें क्या देखी? हमने देखा कैश, हमने देखा चेक्स इन हैंड, हमने देखा डीडी इन हैंड। अब हम आते हैं अपने बैंक बैलेंस पे। कंफर्मेशन तो हमने पहले से ही भेज दी थी। अब हमने क्या लिया? बैंक स्टेटमेंट ले ली। सबसे पहले जो बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस या हमारे ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स के अंदर आ रहा है, सपोज एक कंपनी के 4 बैंक है, हमने चारों बैंक की पूरे साल की स्टेटमेंट लेनी है। पूरे साल की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टिव लेनी है, पूरे साल की हमने बैंक स्टेटमेंट ले ली। सबसे पहले तो हमने क्या करा? क्लोजिंग अमाउंट को वेरीफाई कर लिया, जो बैलेंस हमारे बैंक्स के अंदर आ रहा है और जो बैलेंस हमारा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे और जो बैंक स्टेटमेंट से जो बैलेंस क्लोजिंग एज ऑन 31 मार्च जो बैलेंस आ रहा है उसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? उनसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लेंगे। क्योंकि अगर हमारा जो बैलेंस एज पर बैंक है और बैलेंस एज पर फाइनेंशियल्स है वो मैच नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो हमें BRS देंगे। BRS के अंदर जितनी भी रिकनसाइलिंग आइटम आ रही होगी, कि सपोज चेक इशू तो कर दिया हमने सामने वाली पार्टी को, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है उसने अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं करा, तो हमने तो यहाँ से माइनस कर दिया होगा, अपने बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर दिया होगा, बट हमारे बैंक के अंदर बैलेंस कम नहीं होगा क्योंकि सामने वाली पार्टी ने उसको प्रेजेंट नहीं करा, तो वो एक रिकनसाइलिंग आइटम होगी। तो हम इन केस में जितनी भी रिकनसाइलिंग आइटम है उनको सब्सिक्वेंटली चेक करेंगे कि भाई जो रिकनसाइलिंग आइटम है, अभी तो ऑडिट हमारा पूरा होने वाला है, वो सारी चीज़ें मतलब जो चेक प्रेजेंट ठीक है उस समय पर नहीं हुआ था 31 मार्च को, बट एज अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए ना। और अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आपको वो ट्रांजेक्शन को रिवर्स कराना पड़ेगा। ये वाली चीज़ का हमारी किस चीज़ में आ जाएगी? हमारी बैंक बैलेंस के अंदर। तो हमने बैंक रिकन्सिलेशन भी ले लिया, हमने कन्फर्मेशन भी ले ली, हमने बैंक स्टेटमेंट से अमाउंट भी वेरीफाई कर दिया। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ मेजर ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है कंपनी के अंदर। तो चलो अब एक बार हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हमने बोला कैश वेरिफिकेशन। तो द कंपनी बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस फॉर्म में होगा? बैंक बैलेंस के फॉर्म में होगा, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में होगा और कैश इन हैंड के फॉर्म में होगा। और कैश इन हैंड में डीडी भी इंक्लूडेड होंगे, डीडी इन हैंड और चेक्स इन हैंड भी इंक्लूड होंगे। चेक्स इन हैंड, डीडी इन हैंड और कैश बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे? सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे। बैंक बैलेंस के लिए हम लोग कंफर्मेशन करेंगे और हम लोग बैंक स्टेटमेंट लेंगे और सब्सिक्वेंट चेक कर लेंगे। डीडी और चेक्स के केस में भी हम लोग सब्सिक्वेंट चेक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोग एक बार एक सेकेंड होल्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एफडी के ऊपर। अब हम लोग क्लाइंट से एफडी की वर्किंग लेंगे जो भी ड्यूरिंग द ईयर हुई है। फिर हम लोग क्लाइंट से सर्टिफिकेट भी लेंगे जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है उसकी वर्किंग होगी ना। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है हम उसको एक बार रिकैलकुलेशन भी परफॉर्म करेंगे और जो इंटरेस्ट आया है हम उसको, जो बैंक से हमारे को इंटरेस्ट इनकम का सर्टिफिकेट आया होगा उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ हो जाएगी। एफडी हमारी करंट एसेट का पार्ट है तो हमारी एफडी भी चेक हो जाएगी और एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारा इनकम का पार्ट है तो हमारी वहाँ पे इनकम भी चेक हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और आएगी, जब बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक आपका टीडीएस भी काटेगा। तो जो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें टीडीएस भी होगा, तो आप वो टीडीएस भी चेक करोगे
उसको आप 26A से भी वेरीफाई कर लोगे, तो आपका वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन FD पे जो TDS कटा हुआ होगा वो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। हम कुछ केसेस में क्लाइंट से FDs के सर्टिफिकेट भी लेकर वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कैश एंड बैंक से रिलेटेड। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस में आज एक चीज़ और चेक करेंगे, वो हम करेंगे शेयर कैपिटल वाला पार्ट। तो चलो मैं आपको शेयर कैपिटल के भी बता देती हूँ। देखो, शेयर कैपिटल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक होती है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो जितना ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है वो सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकी शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीज हुआ है, चाहे ऑथराइज शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, चाहे इशू शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, चाहे पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर इशू वो इंक्रीज हुआ है। अब देखो, सबसे पहले सिंपल तरीका क्या होता है, जो इनके बैंक्स के अंदर जो इनके फाइनेंशियल्स के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल आ रही है और इशू आ रही है, सबसे पहले हम एमसीए की साइट पे जाएंगे, क्योंकि एमसीए की साइट पे हम जाएंगे तो वहाँ से हमारे को ऑथराइज शेयर कैपिटल भी पता चल जाएगी और हमारे को इशू शेयर कैपिटल भी पता चल जाएगी, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब हम लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। हमने देखा कि हमारी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज़ हुई है। तो अगर इंक्रीज़ हुई है तो उसके लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन लेंगे, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग होती है, बेसिकली हम मिनट्स लेंगे जहाँ पे ये हुआ होगा कि भाई कंपनी की हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज होगा, तो हम लोग वो भी लेंगे। तो देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे शेड्यूल लेंगे शेयर कैपिटल का, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा, मूवमेंट पता चल जाएगी, ओपनिंग, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, या अगर हमने कुछ बायबैक करा है, और क्लोजिंग। फिर हम उसको सबसे पहले एमसीए से वेरीफाई कर लेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी आ रही है। एमसीए से हमारे को ऑथराइज और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों मिल जाएगी। उसके बाद हम कंपनी से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ले लेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद हम और कंपनी से क्या लेंगे, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर लेंगे एज ऑन 31 मार्च, लिस्ट ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डर लेंगे, क्योंकि उस लिस्ट में सारे शेयर आएंगे, लेकिन जो सिर्फ प्रमोटर शेयर होल्डर है उसके लिए हम अलग से लेंगे। अगर हमने अपनी बायबैक वगैरह करा है तो हमने किस वैल्यू पे बायबैक करा है, या इशू करा है तो किस वैल्यू पे करा है, तो उसके लिए हम लोग वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेंगे और उसके अंदर अजम्पशन वेरीफाई करेंगे। फिर हमने जो नई शेयर कैपिटल इशू करी थी उसके लिए हमने सर्टिफिकेट भी तो इशू करेंगे, इशू करे होंगे ना, तो हम लोग शेयर सर्टिफिकेट भी कंपनी से लेंगे चेक करने के लिए कि एक्चुअली में शेयर सर्टिफिकेट इशू हुए भी हैं या नहीं। और जब हमने शेयर कैपिटल इशू करी होगी तो हमारे बैंक के अंदर पैसा आया होगा, तो हम लोग उसको भी बैंक से ट्रेसिंग करेंगे कि हाँ एक्चुअली में पैसा बैंक में अंदर आया भी है या नहीं आया है। उसके अलावा हम कुछ शेयर होल्डर से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। हम पूछ सकते हैं अच्छा आपने किन को शेयर इशू करे, तो हम लोग वो डिटेल लेके हम लोग कंफर्मेशन भी ले सकते हैं उन शेयर होल्डर को कि क्या आप लोगों को एक्चुअली में शेयर इशू करे गए हैं या नहीं करे हुए। और लास्ट में हम एक चीज़ देखेंगे कि क्या ये जो इंक्रीज़ हुआ है शेयर कैपिटल के अंदर, ये अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करी गई है या नहीं करी गई है बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग प्रीवियस ईयर से वेरीफाई जाएगा। इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साल का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ होगा रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। रिजर्व में चेक कर लेंगे क्या कोई बायबैक तो नहीं हुआ, कोई रीइशू शेयर प्रीमियम नहीं हुआ, अगर वो भी हुआ है तो हम लोग उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। अगर कोई इसॉप हुआ है ड्यूरिंग दैट, तो हम लोग जो इंडेस 102 है उसके प्रोविजंस के हिसाब से देखेंगे क्या इंडेस 102 फॉलो करा है या नहीं इसॉप के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें होती है, ये डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर कुछ आपको और लगे एडिशनल कि हम और भी कुछ एडिशनल इन चीज़ों में चेक कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे भी बताइएगा, और आप लोग वो चीज़ भी मुझे बताइएगा कि क्या हमने जो एरियाज डिस्कस करे हमें उसके लिए एक लाइव सेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा,
क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग चाहो तो आप लोग टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट हम कौन सी आइटम का ऑडिट करना सीखें। ओके, बाय बाय।